नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लाउड टीवी। क्योंकि आजकल सच को भी लाउड होने की ज़रूरत है। क्योंकि झूठ के बाज़ार पर अगर सच की बुनियाद रखनी है, तो हम सबको लाउड होना पड़ेगा। उन सबको लाउड होना पड़ेगा, जो अलग-अलग मुद्दे से देश को, लोकतंत्र को जगाना चाहते हैं। हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हेमंत तिवारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। अलग-अलग तरीके से राजनीति हो या समाज नीति हो, दोनों को हेमंत तिवारी जी ने अपने नज़रिए से देखा है और दिखाया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। इनके बारे में तो इनकी एक लाइन है कि एक निराश आशावादी पत्रकार, जो अपने आप में सब कुछ बोल सकते हैं, उन दोनों शब्दों में इनकी पूरी दुनिया समाहित है। तो आज हम लोगों का मुद्दा है कि कास्ट की राजनीति से शुरू हुई ऐसी दास्तान, जो कभी 1990 के दौर में भारत की राजनीति के लिए एक अलग तरीके का नज़रिया पेश करने के लिए आई और आज फिर हम वहीं कहीं फँसे हैं जातिगत आंकड़ों में। उस समय के जनता दल के बनने की कहानी और फिर जनता दल के बिखरने की कहानी। मंडल-कमंडल का जो अपना जोर था, क्या आज वापस हुँ। 2024 में वो दोबारा दस्तक दे रहा है? तरीका क्या है? नज़रिया क्या है? सबसे पहले हेमंत जी आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप उस पॉलिटिक्स से, उस जगह से वास्ता रखते हैं, जहाँ माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जाति और धर्म पर आधारित इस मंडल और कमंडल की बुनियाद रखी गई थी। तो क्या लगता है कि 2024 में फिर से वापस मंडल और कमंडल जैसा कुछ बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है, 100% बन रहा है, बनाने की कोशिशें बड़े स्तर पर जारी हैं और मैं तो कहता हूँ कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बदकिस्मती है कि जो नहीं होना चाहिए, वही होता है। कुछ लोग हम लोग सोच करके चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते। दरअसल जाति और धर्म हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 3 दशकों से ऐसे पैमाने बन गए हैं जो वही सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब सत्य नहीं है। मंडल कमंडल की राजनीति का दौर 1990 उसका चरम काल था, वही से शुरू हुआ, वही चरम काल था। उसके बाद आपने देखा होगा इस देश में राजनीति की दिशा कैसे बदल गई। मतलब क्षेत्रीय छत्रपों का मेरे इससे बड़ा उद्भव कभी हुआ नहीं। और जिस देश में हम कुछ सोचते थे कि हम बहुत बेहतर तरीके से देश को और अच्छा करने के लिए बहुत तटस्थ होकर के बढ़िया काम करेंगे, वो सारी स्थितियां बदल गई, वो सोच बदल गई। अब तो हिंदुस्तान में खासतौर से हिंदी हार्टलैंड की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी सच्चाई जाति है। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको जातियों पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। और छोड़िए इसको, कोई ऐसा नहीं है कि एक वक्त था जब क्षेत्रीय छत्र यानी रीजनल पार्टी जिसका इस्तेमाल करते थे और उनकी अपनी अपने अपने स्टेट्स में उनकी हुकूमत होती थी, सरकारें होती थी, लेकिन अब तो सब वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। 2014 के बाद से इस देश की राजनीति में खासतौर से हिंदी हार्टलैंड में जो बड़ा परिवर्तन देखा गया, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरफा वर्चस्व देखा गया, उसके पीछे क्या है इसको कहने की शायद जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई चोरी छिपे इस बात को किया, उन्होंने ऐलानिया ये एजेंडा रखा और लगातार रखा, अपने हर इलेक्शन में इसको बाकायदा मुखर होकर रखा। परिणाम आप देख लीजिए, 2014, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन, 2017 और 2022 के असेंबली इलेक्शंस, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो चाहा, जैसे चाहा वैसे पाया, वैसे किया। अपोजिशन ने भी कोशिश की। हाँ, कांग्रेस जैसी पार्टियां थोड़ा सा तटस्थ और धर्मनिरपेक्ष बनने के प्रयास में लगी रही, जो उनका एक पुरातन उनकी सोच थी। उनका हश्र आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की असेंबली में कांग्रेस के सिर्फ 2 मेंबर हैं। देश की पार्लियामेंट में, भारत की लोकसभा में कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन खाली सोनिया गांधी करती है अपनी पार्टी की ओर से, एकमात्र सांसद। राहुल गांधी जैसे लोग चुनाव हार गए गांधी पट्टी से। इसका मतलब क्या है? इसका विशुद्ध जो एक हवा चली धर्म और जात की,
उस हवा ने सारा सिस्टम इस कदर कर दिया कि अब बिना उसको पकड़े कोई चल नहीं सकता। इसलिए आप देख लीजिए, अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी, तो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने इस विषय में कहा, साथ ही बहुत जोर देकर कहा कि साहब ऐसा कि जाति जनगणना के हम पक्षधर होनी चाहिए। मतलब कांग्रेस भी अब वही आई, क्योंकि बिना उसके ठिकाना नहीं है कम से कम इन इलाकों में जहां से दिल्ली की तख्त कुर्सी, दिल्ली का तख्त तय होता है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे राज्य। तो साहब अब इसको चाहे गलत कहें, चाहे सही कहें, चाहे नैतिक कहें, चाहे अनैतिक कहें, चाहे आदर्शों के अनुकूल या विपरीत कहें, पर यह सुनिश्चित है, यह सत्य है कि अगर आपको दिल्ली में शासन सत्ता चाहिए तो आपको धर्म पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। आपको स्टेट्स में, असेंबली में अपने सरकार चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो आपको जातियों को पकड़ना होगा। और अब जातियों को पकड़ने की लड़ाई इधर जितनी है उतनी उधर भी है, उधर से कुछ ज्यादा ही होगी। इधर से मतलब मेरा मतलब जितनी सत्तारूढ़ दल में है उससे कहीं ज्यादा अपोजिशन में देखी जा रही है। और उत्तर प्रदेश तो खैर इसकी, एक जमाने में कहा जाता था कि बिहार जो है जातीय राजनीति का सबसे बड़ा गढ़ है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश उसका उससे 100% आगे निकल गया। उत्तर प्रदेश में तो खुलेआम जातीय रैलियां होती हैं। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी जिसको किसी कोई चैलेंज नहीं कर पाया पिछले 9 वर्षों से, और अभी भी जिसको चैलेंज करने की पोजीशन में कोई आ नहीं पाया है बिना अलायंस के, उसके अगले महीने से ही ओबीसी सम्मेलन, फिर ब्राह्मण सम्मेलन, फिर जातीय सम्मेलन सब शुरू होने जा रहे हैं। और इसका अभी अब और उत्तर प्रदेश इस तरह परिणाम भी दिए हैं, उत्तर प्रदेश एक ने इस बड़ी तरह बात है परिणाम भी हेमंत दिए जी, हैं। एक एक बड़ी बात है कि अब जब सब धर्म और जाति की ही राजनीति कर रहे हैं, तो आज की तारीख में धर्म और राजनीति पर जब चुनाव आयोग साफ बोलता है कि आप धर्म के नाम पर चुनाव वोट नहीं मांग सकते और जातियों को आप टारगेट नहीं कर सकते, तो कहने का मतलब जो चुनाव आयोग की अपनी स्थिति है, क्या वही वैचारिक रूप में खतरे में दिख रही है? तो देखिए चुनाव आयोग की स्थिति क्या रह गई है, क्षमा कीजिएगा मुझे, चुनाव आयोग की क्या स्थिति थी और क्या रह गई है? अब तो चुनाव आयोग पर खुलेआम आरोप लगते हैं। चुनाव आयोग जो कहता है कि आने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाले वही करते हैं, कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं। और राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो गई, कोई कुछ बोले कि हम धर्मनिरपेक्ष है, हम फलाना है, लेकिन कुछ नहीं होता। आपको अगर इवन कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिसकी दशा, जिसकी पोजीशन हाशिए पर है, उसको अगर प्रतापगढ़ का कैंडिडेट देना होगा तो पहले गिनेगी कि यहाँ ब्राह्मण कितने हैं, प्रमोद तिवारी कितने सपोर्टर हैं, या यहाँ कुर्मी कितने हैं, वो भी गिनती है कैंडिडेट देते वक्त। तो सारी पार्टियों की मजबूरी हो गई है, चूंकि राजनीति दरअसल शुरू तो हुई ये प्रथा मंडल कमंडल की के दौर से, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला और उस मुलायम सिंह कार्यकाल में तमाम घटनाएं हुई जिसका जिक्र इस वक्त करना बहुत जरूरी नहीं है। और इधर धर्म का मामला बना, उधर मंडल था, मंडल से जाति का मामला बना। तो मंडल कमंडल तो इसीलिए कहते हैं ये सन 90 का जो कालखंड था उसके बाद से चीजें बढ़ती गई। और अब सब देख रहे हैं कि इसका मुनाफा बढ़ा है, इसका फायदा बढ़ा है। 2014 में बीजेपी को 73 सीटें मिलती हैं साहब उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी का सबसे पहला जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया गया नरेंद्र मोदी को, तो बीजेपी ने एकदम खुलेआम बड़े गर्व से कहा कि हम एक ओबीसी कैंडिडेट दे रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। और वो दौर था कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरे देश में अधिकांश हिस्सों में ओबीसी टूट करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। हिंदू मुस्लिम हुआ, बड़ा सीधे आरोप लगा कि धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन उसका लाभ भी मिला उनको, लोग आरोप लगाते रह गए। अब मजबूरी है, अब सब वही कर रहे हैं। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी और वरुण गांधी जी की मुलाकात वहां हो गई, केदारनाथ धाम जाते वक्त जो हेलीपैड होता है वहां, जो रिटायरिंग रूम होता है वहां मुलाकात हो गई, वो भी जा रहे हैं। एक वक्त था
कि भाजपा के अलावा और किसी पार्टी का नेता अयोध्या जाने से डरता था कि कहीं उधर दर्शन के लिए लोग उनके समर्थक न ले जाए। अब अब सब अब जा रहे हैं धीरे अब धीरे। अब हेमंत जी, मैं आना चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास कि हेमंत जी ने बड़ी भारी बात कही। उन्होंने बोला कि जाति और धर्म अब सब कर रहे हैं और इसको नाम सोशल इंजीनियरिंग दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मंडल कमंडल का नाम प्रकाश जी अब सोशल इंजीनियरिंग का कुछ अलग तरीके का नाम सुझाया जाए सबको? नमस्कार, धन्यवाद विजय जी। दरअसल राजनीति में नए नए शब्द आते रहते हैं। जिस तरह कारपोरेट की दुनिया में नए नए शब्द इजाद होते हैं, वैसे ही राजनीति भी हो गई है। राजनीति में अब शब्दों की बाजीगरी ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, जो मंडल कमंडल की बात है, बीजेपी का कहना है कि अगर आप जाति की राजनीति करते हैं और हम धर्म की राजनीति करते हैं तो गलत क्या है। जाति भी गलत है, अगर जाति गलत है तो धर्म गलत है, या धर्म को आप गलत कहते हो तो जाति कैसे सही हुई। ये फार्मूला बीजेपी को। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये इसकी शुरुआत, धर्म और जाति की राजनीति की शुरुआत हुई थी राजीव गांधी के जमाने में। आप थोड़ा अटपटा लगती है ये बात सुनने में। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई, उसके बाद जो राजनीति बदली, उसके बारे में मणिशंकर अय्यर ने एक आत्मकथा लिखी, मेमोयर्स ऑफ ए मॉवेरिक, फर्स्ट 50 ईयर्स। उसमें उन्होंने एक बात कही कि राजीव गांधी की वजह से ही राम मंदिर का मुद्दा देश की राजनीति में आया। अय्यर ने उस किताब में लिखा कि आर के धवन के कहने पर राजीव गांधी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। वाकई राम मंदिर का शिलान्यास किया था राजीव गांधी ने। 1986 में राम मंदिर का ताला राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए खुला। जब सरकार बदली तो राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और मंदिर वहीं बनाएंगे, इससे जिस तरह से रथ यात्राएं शुरू हुई और जिस तरह से राजनीति को बदलने की कोशिश की गई, वो बड़ी ही देश की राजनीति में क्या कहा जाए, कुछ लोग उसे सौभाग्यशाली बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है। राम मंदिर को लपकने के बाद जब बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा लपका तो वीपी सिंह के पास इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहते थे। उन्होंने मंडल कमीशन की पुरानी फाइल खोल ली। 1990 में वीपी सिंह दो मुद्दे पर बुरी तरह घिर गए थे। बीजेपी राम मंदिर को लेकर दबाव बना रही थी और चंद्रशेखर और देवीलाल वीपी सिंह के पीछे पड़े थे। वीपी सिंह ने तब एक तोड़ निकाला और मंडल कमंडल, और उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट निकाली और कहा कि आरक्षण देंगे। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि मैं दलित हूं, मैं ओबीसी हूं, और एक ओबीसी को प्रधानमंत्री के रूप में ये विरोधी लोग देखना नहीं चाहते। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी सभा मोदी जी कर रहे हैं और वे हर बार एक ही बात कहते कि देखिए हम जो कर रहे हैं उससे ये लोग करना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि बीजेपी राजनीति के नए नए गुर जानती है। अब जब जातिगत जनगणना की बात आगे आई है, जातिगत जनगणना को कांग्रेस ने और कई प्रमुख दलों ने हरी झंडी दे दी और घोषणा की कि अगर हम सत्ता में आए तो हम जातिगत जनगणना को कराएंगे। उसके बाद से बीजेपी ने अपना टोन ओबीसी वर्ग को लेकर थोड़ा बदला है, डाउन किया है, और वो भी ओबीसी की बात करती है। वो भी कहती है कि देखिए मध्य प्रदेश में 18 साल से ओबीसी मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, तो ओबीसी की बात कर रही है। अब ये जो मंडल कमंडल 2 होगा जो 2024 में, बीजेपी इस मुद्दे को एक नया टर्न देना चाहती है। बीजेपी विज्ञापनों में आजकल घोषणा कर रही कि देखिए जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शुभारंभ करेंगे। आज की खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए पूरी कैबिनेट को लेकर, और उन्होंने कहा कि 4 साल पहले मैंने पहली बार अयोध्या में आरती की थी और 4 साल बाद में आया हूं। मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो धर्म को लाने के लिए, कमंडल को लाने के लिए योगी जी पूरी भूमिका बना रहे हैं, और ऐसी भूमिका आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बना ही रहे हैं। और राम मंदिर का मुद्दा जब आएगा तो बीजेपी इस बात को भुनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी ने जो संघ के कहने पर, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, आरएसएस के एजेंडा में जो चीजें थी, अयोध्या का राम मंदिर,
मुस्लिम पर्सनल लॉ और 370। इसके अलावा एक चीज बची हुई है आरएसएस के एजेंडे की, और वो एजेंडा है, आप जानते हैं कि वो एजेंडा है समान नागरिक संहिता। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे को उठाएगी और कोशिश करेगी कि मंडल की राजनीति को धीमा किया जा सके। विजय जी। जी विजय। अब बड़ी बात है कि आपने एक सवाल बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को समझती है कि उनकी जाति सही है तो मेरा धर्म सही है। हाँ, पिछली बार जब मंडल कमंडल था तब फायदे में भारतीय जनता पार्टी दिखी थी, क्योंकि कमंडल वाले प्रयोग से भारतीय जनता पार्टी ने नाम सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी राज्यों में धीरे धीरे बढ़त लेते हुए और बाद में 1996 में सत्ता की तरफ अपना रुख किया था। तो हेमंत जी, एक सवाल आपसे है कि जब योगी जी पूरा प्रयोग अब धर्म को पूरी पराकाष्ठा के साथ कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना और कल का जो उनका अपना आरक्षण वाला दांव है कि सवर्णों को भी आरक्षण दे दिया, बाकी सबको दे दिया, आरक्षण बढ़ा के 65% तक कर दिया, तो क्या लगता है कि इस बार कमंडल की राजनीति पर यानी धर्म पर जातिगत सिस्टम भारी पड़ रहा है क्या? देखिए, अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो जातिगत सिस्टम तो हमेशा भारी है। अगर राजनीति इसी दिशा में इसी तरीके से चले, इसी कैलकुलेशन पर चले, तो जातीय गणना तो बहुत बड़ी भारी है। आप देखिए, जिनकी पैरवी वो कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं सब उनके पक्ष में ही आए, लेकिन जिनके लिए पैरवी कर रहे हैं, आरक्षण इतना बड़ा कर रहे हैं, मतलब मेनली ओबीसी क्लास, उसकी संख्या इतनी, अगर वही सब किसी के साथ हो जाए तो लगातार सत्ता में बना रहे, वो तो है, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन वो भी देखिए कि उसमें भी तो हिंदू हैं, ओबीसी भी तो हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी की रिसेंट पास्ट की पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा एक आपने एजेंडा देखा होगा, वो है कि एक विभिन्न जातियों का एक लार्जर अम्ब्रेला जो सीधे सीधे धर्म पर आधारित। उत्तर प्रदेश में 2022 के असेंबली इलेक्शन में अखिलेश यादव ने यही कोशिश की कि वो, जिनको मालूम था कि मुस्लिम उनके साथ रहता है, उनके साथ रहेगा, उन्होंने कोशिश की कि पिछड़ी जातियों की जो अलग अलग धड़े हैं, अलग अलग उनमें जो जातियां हैं या जातियों को उपजातियां, उनको एक साथ करो और एक ऐसा छतरी तैयार करो जो इनके धर्म पर भारी पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी ने इधर की जो पॉलिटिक्स की है पिछले 8-9 सालों की, वो उसकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। उन्होंने अपोजिशन की एक एक वीकनेसेस को पकड़ा, उस पर काम किया। आप जिस बात से परहेज करते हो, चलो मैं उसको मानूंगा, उसको फॉलो करूंगा, उसको अपने साथ जोड़ूंगा, और उसी का परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट माना जाता था कि मायावती के अलावा, बसपा के अलावा कहीं नहीं जा सकता है, 2014, 17, 19, 22 इन चार इलेक्शंस में अच्छा खासा दलित वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। और फाइनली अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कुछ मिनिस्टर बन गए। जो फार्मूला उन्होंने अडॉप्ट किया था यही था कि धार्मिक आधार पर मुसलमान हो गए एक साथ, उनके साथ भाजपा को वोट देने नहीं जा रहा है, बाकी और जातियां उन्होंने पकड़ ली। संख्या जो जोड़ रहे थे, जो कैलकुलेट कर रहे थे, तो 50 के आसपास जा रही थी, ऊपर जा रही थी, तो उनको लगा हम चीफ मिनिस्टर बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको माइनॉरिटी स्टडी किया। फिर उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं की विभिन्न जातियों का एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार किया, बड़ी छतरी तैयार की, जो अखिलेश से बड़ी थी, जिसमें धर्म का भी मतलब एक ऐसी रेसिपी तैयार की जिसमें धर्म के इंग्रेडिएंट्स तो थे ही थे, वो जाति इंग्रेडिएंट्स का भी उन्होंने तड़का लगाया और उनकी रेसिपी हिट हो गई। अखिलेश यादव, जो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपने भी महसूस किया होगा, उनको लोगों के अंदाज से लगता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए 22 में, उनको बड़ी चोट लगी। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को समझती है। दूसरी चीज, धर्म का इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी ने कभी छुपाया नहीं, उन्होंने खुलेआम इस बात को रखा। जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा, राम मंदिर विवाद जब सक्रियता से मंडल कमंडल, जब कमंडल की लड़ाई शुरू हुई सन 90 के बाद से, उसके बाद कोई एक इलेक्शन ऐसा नहीं छूटा है
जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के इशू को अपने एजेंडे में घोषणा पत्र में रखा, हमेशा रखा था। और अब तो उनके लिए संहार का समय है, यानी सब कुछ जो पेड़ लगाने की प्रक्रिया चल रही थी, पेड़ लग गया, अब फल देने वाला मसला आ गया है। तो स्वाभाविक रूप से उनके एजेंडे में, उनकी प्राथमिकता में नंबर 1 पर रहेगा जो राम मंदिर, और इसीलिए सारी तैयारी हो रही है। आज कैबिनेट बैठक हुई, अभी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट बैठक के फैसले अभी सुना रहे हैं अयोध्या में, और आगे और तैयारियां हैं। अपोजिशन यही इल्जाम लगा रहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक इवेंट बना रही है भाजपा। भाजपा कैसे होगा, तमाम चीजें हैं। तो उनको कहीं न कहीं से लग रहा है ना कि उन्होंने गेन कर लिया है, गेन तो कर ही लिया है। दरअसल होता क्या है कि राम या भगवान या धर्म में इतनी बड़ी आस्था हिंदुस्तान के लोगों में होती है, और खासतौर से आप जहाँ हिंदी हृदय प्रदेशों में रहते हैं वहां होती है, कि आपको उसको मतलब उसका कोई जवाब होता नहीं है। दरअसल आपने इसको देखा होगा। ये बड़ी बात है हेमंत जी कि राम जी जी आप खुद, अगर आप हिंदू हैं, क्षमा कीजिएगा, अगर आप हिंदू हैं, आपने बचपन से देखा है कि रामलीला देखा है, कि रामचरितमानस पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, उसमें जो जो चरित्र आपने देखे हैं, उनके प्रति जो भाव आपका रहा है, अगर उसी विषय को आप मूर्त रूप में होते हुए देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो कोई हिंदू होगा तो उसके जो अभी इस तरह के बाद मंदिर देखेगा तो उसके जो ये बाल होते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं साहब। ये धर्म इस प्रकार का विषय होता है। आप किसी मुसलमान साथी से बात कर लीजिए, आप किसी मुसलमान साथी से बात कर, और ये इस दौर में बता रहा हूँ, मैं बताऊं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जमहूरियत के लिए बहुत खराब है, लेकिन धार्मिक आधार पर कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ी है इस देश में, बढ़ी हुई है, तो लगातार बढ़ी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मौके का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उनको मालूम है हमारे कोई मुस्लिम भाई होंगे, हमारे बहुत जिगरी दोस्त होंगे, अफरोज साहब हमारे सामने खड़े हैं, अगर ये 5 वक्त नमाज न पढ़ ले तो उनको चैन नहीं मिलता। और जुमे की नमाज अगर इसे छूट जाए साहब, या कोई टॉप ऑफिशियल हो इस देश में, टॉप ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसी स्टेट गवर्नमेंट का, और जुमे के रोज अगर वो दोपहर वाली नमाज 2 बजे वाली वैसा छूट जाए ना, तो समझ लीजिए कि उसको लगता है जिंदगी बहुत, ये तो इसका आस्था का विषय है ना, उसकी आस्था है अपने धर्म में। ऐसे ही दूसरी हो, मतलब उनके जो दूसरे काउंटर पार्ट्स है, उनकी भी आस्था है, और आस्था इतनी प्रगाढ़ है कि आप साहब घर में हो सकता है खाने को पूरे अन्न न हो, लेकिन घर में खाने के पूरे अन्न भले न हो, लेकिन जब धर्म की बात आ जाएगी तो फिर वो बिना खाए ही चल देंगे। इस तरह के का भाव है। मैं पर्टिकुलरली इस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ भगवान राम, शिव, कृष्ण और हिंदू ये सब जहाँ जिसकी मान्यताएं ज्यादा होती है, तो भाजपा के बड़ा पास ये सवाल है हस्त तो हेमंत है। जी। अब हेमंत जी बड़ा सवाल है जी कि अब प्रकाश जी की तरफ आना चाहूंगा कि एक तरफ धार्मिक कट्टरता है, तो अब क्या पूरी राजनीति हाँ? जातिगत कट्टरता की तरफ चल रही है कि जैसे धार्मिक कट्टरता से फायदा उठाया गया वैसे जातिगत कट्टरता बना करके पूरे देश के राजनीति से अपनी सोशल इंजीनियरिंग साधी जाए। देखिए विजय जी, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उसे उसका हक मिलना चाहिए, इसमें तो कोई जरा सी भी किसी की असहमति नहीं होगी कि सभी लोगों को उनका हक मिला जाए, जो मुस्तहक है उनको हक मिले। लेकिन गड़बड़ यह है कि उन्हें हक देने के नाम पर जो राजनीति होती है वो सही है या नहीं, इस पर चर्चा करें। राजनीति का उद्देश्य सभी की भलाई करना सिद्धांत तौर पर, और सब में सभी लोग आते हैं, ओबीसी भी हैं, अजा जजा सवर्ण सभी हैं। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को जिन बातों पर मोड़ना चाहती है वो बातें बड़ी गौर करने वाली। देखिए, राम मंदिर के नाम पर आप एक बार 2 बार भावुक हो जा सकते हैं, 2024 में राम मंदिर के नाम पर वोट दे सकते हैं, फिर 2024 के बाद क्या होगा, राम मंदिर तो बन जाएगा, फिर वो मथुरा की ओर रुख करेंगे कि देखिए मथुरा अभी बाकी है तो मथुरा में ये करेंगे, ताकि ये मुद्दे हमेशा उठते रहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये बीजेपी की रणनीति। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने चतुर हैं
या उनका इलेक्शन मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि वो कोई भी काम, वो एक जरा सा काम भी चुनावी हित के अलावा नहीं करते। समाज के हित के लिए बीजेपी काम करती या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उसका पहला लक्ष्य होता है चुनाव में अपने मतदाताओं को प्रभावित करना। आप एक एक चीज को देखिए। पाकिस्तान को लेकर इस देश में आम धारणा यह है कि पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, जबकि हमारे दुश्मन नहीं, हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है सिद्धांत तौर पर। पाकिस्तान के लोग हमारे भाई बहन हैं, हम ये सब मानते हैं। लेकिन बीजेपी ने पाकिस्तान की मुखालिफत यानी हिंदुत्व को एक करने की रणनीति बना रखी। आप देखिए, वर्षों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट शुरू होता है और किसी भी मैच का फाइनल जिस उत्साह से देखा जाता है उससे ज्यादा उत्साह से देखा जाता है भारत और पाकिस्तान का मैच। और वो मैच कहाँ होता है? वो मैच होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद गांधीनगर में। उस पूरे तरीके को समझे बीजेपी किस तरह से रणनीति बनाती। जब भी भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है, पूरे देश के करोड़ों लोग मैच देखने लगे हैं। बार बार ये बात कही जा रही कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। क्रिकेट देखने वाले लोगों को बात रिकॉल होती है कि नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी की सरकार रहते अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। और उस मैच में हमने पाकिस्तान को हराया, बुरी तरह हराया। तो पाकिस्तान को हमने मान लिया कि जो पाकिस्तान को चीयर करता है, भारत पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन किसी भारतीय की हिम्मत नहीं कि वो उसे चीयर अप करे कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया छक्का मारा या बढ़िया आपने आउट किया। क्योंकि अगर आपने किसी क्रिकेट में धर्म राजनीति देश की सीमा नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ भारत में देखिए ये बात कह भी दें या एक बार भी कह दें कि फलाने ने बहुत बढ़िया खेला, तो आपको देश विरोधी करार दिया जाएगा। क्रिकेट में कोई देश नहीं है, सब पूरी दुनिया अपनी है, खेल में पूरी दुनिया अपनी है। बीजेपी जो सोचती है वो बहुत आगे का सोचती है। मैं ये कहूंगा कि जब दूसरी पार्टियों की सोच यहां से खत्म होती है, उसके आगे से बीजेपी वाले शुरू करते हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है, इस बात को गौर कीजिए। अब बीजेपी ने जो मुद्दे छोड़ रखे हैं वो समान नागरिक संहिता का है। और इस देश के हिंदुओं से पूछे समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो वो लोग बोलेंगे हाँ होनी चाहिए। वो 4 बीवी रखते हैं। अभी कितने मुसलमान 4 बीवी रखते हैं? क्या मुसलमानों में प्रति पुरुष 4 गुना ज्यादा महिलाएं हैं? नहीं है। लेकिन ये पूरा का पूरी अवधारणा बनाई जा रही है कि देखिए मुसलमान 4 बीवियां रखते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, इस देश के संसाधनों का बहुत दोहन करते हैं, और हिंदू बेचारे बड़े शोषित। अब बीजेपी के सामने एक और निशान है, जो मंडल की राजनीति आई उसके खिलाफ एक और मुद्दा बीजेपी उठाने जा रही है। और यह मुद्दा है कि इस देश में केवल कुछ लाख, 5-6 लाख होंगे पारसी समुदाय के लोग, लेकिन देश की संपदा पे उनका लगभग 5% हिस्सा है। देश में सिख धर्म को मानने वाले 2% है। आप देखिए देश की कितनी संपदा अधिकार है। तो ये उठाएंगे बीजेपी वाले, उठाने की तैयारी में है कि अगर जाति के नाम पर आप विभाजन करेंगे तो क्या पारसी समुदाय के उद्योगपतियों की, गोदरेज की, टाटा की और रुस्तम जी पालोन जी की, इनकी सारी संपत्ति बांट दी जाए? क्या जैन समुदाय जो अपने आप को अलग धर्म कहता है, क्या उसकी संपत्ति को अलग बांट दिया जाए? तो वो बीजेपी ये कह रही कि ये पूरी नीतियां गलत है। जाति के नाम पर आप इस देश को विभाजन नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर कर सकते हैं, वो भी राम मंदिर के नाम पर, मथुरा के नाम पर। बीजेपी जानती कि उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि समाज के ताना बाना कितना खंडित होता है, समाज में कितनी लिंचिंग होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य है अपनी राजनीति को देखना, अपनी राजनीति चमकाना। और बार बार अगर ओबीसी की बात होगी तो मोदी जी कहते कि मैं तो ओबीसी हूँ, मैं पिछले वर्ग का हूँ, इसलिए मेरी आलोचना हो रही। विजय जी। प्रकाश जी, अब बड़ा सटीक मुद्दा है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एक एक क्लोजर स्टेटमेंट लिया जाए, क्योंकि अब जिस लाइन पे चल रहे हैं वो लाइन बड़ी हो रही है। आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुद्दा बनाया जाए जिससे उसको चुनावी फायदा मिले। मोदी जी ने अब एक अपनी जाति तय कर ली है कि गरीबी सबसे बड़ी जाति है। तो अब अगर गरीबी और मंडल कमंडल को देखते हुए एक लाइनर स्टेटमेंट मैं हेमंत जी चाहूंगा कि आप दें कि मंडल कमंडल का जो दृश्य बन रहा है 2024 में, ये किसकी कुर्सी के लिए ज्यादा भारी होगा?
फायदेमंद होगा? देखिए, थोड़ा बहुत कठोर प्रश्न है, कठिन नहीं कठोर प्रश्न है, क्योंकि ये कैलकुलेशन इतना सामान्य नहीं है। फिर भी एक बात जान लीजिए कि अभी तक बीजेपी अपनी पिच पर विपक्षी पार्टियों को खिलाती थी, उसके इशारे पे लोग खेलते थे। इस बार जाति जनगणना वाला जो एक इशू आ गया है, इससे बीजेपी थोड़ा सा दबाव में है, हल्के दबाव में। फिर भी जो मैं देख पा रहा हूँ, जो जिस क्षेत्र से बीजेपी स्कोर करती है, उस क्षेत्र में इसका भी बहुत ज्यादा कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है। नहीं, इस बात के बहुत प्रबल आसार है कि इसका प्रभाव निकट अतीत में दिखेगा। हालांकि इशू ऐसा है कि बीजेपी थोड़ा सा डर सहन तो गई है, लेकिन बीजेपी के साथ फायदा क्या है? अब आप जरा इसको समझिए, खाली एक पंक्ति में। बीजेपी के साथ फायदा है कि सब लोग हर विषय पे बीजेपी गाली देते हैं, बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। अरे भाई, क्रिकेट मैच हो रहा है प्रकाश जी, तो बीजेपी थोड़े ही उसमें बीजेपी के दर्शक सब है, बीजेपी के दर्शक नहीं है। और मैंने आपको एक पंक्ति, सबको एक पंक्ति कही है, मेरा निजी तजुर्बा है, जाति का है कि इस देश में कट्टरता, जिम्मेदार कोई भी हो, कट्टरता इस हद तक बढ़ गई है कि अब तो हर इलेक्शन में लोकल रिएक्शन होता है। लोकल रिएक्शन से मेरा मतलब कि लोग कहते हैं ना कि धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ, ध्रुवीकरण नहीं हुआ, ध्रुवीकरण हुआ। यूपी का असेंबली इलेक्शन होता है, अमित शाह जाते हैं मुजफ्फरनगर और क्या कहते हैं उसके बगल में छोटा जिला, नाम बार बार भूल जाता हूँ, शामली। तो शुरुआत यही तो करते हैं, लोग कहते हैं अरे वो बोल गए कुछ रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन जानते हैं किस बात का होता है? रिएक्शन तब होता है जब 500-500 बुर्काधारी महिलाएं एक साथ एकमुश्त होकर के, और हमारे दाढ़ी वाले तमाम सैकड़ों 300-400-500 दोस्त, वो जब वो साइकिल को बटन दबाने जाते हैं, उसका लोकल रिएक्शन होता है, उसका तात्कालिक लोकल रिएक्शन होता है। अगर आप याद हो विजय जी, 2009 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जब मुरली मनोहर जोशी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ मुख्तार अंसारी थे, तो दोपहर तक मुख्तार अंसारी की बड़ी लीड हो गई थी, ऐसा माना जा रहा था। उसका तात्कालिक लोकल रिएक्शन हुआ, चारों ओर खबर गई, उसके बाद सब बीजेपी को वोट पड़ने लगी और मुरली मनोहर जोशी ऐसे तैसे जीते। ये शुरुआत की बात बता रहा हूँ, उसके बाद तो कट्टरता लगातार बढ़ी है। और ध्यान रखिएगा, कट्टरता जब जब बढ़ेगी, बड़ी मिलेगी, तो उसका एकदम सीधा प्रत्यक्ष लाभ भाजपा को मिलेगा। और प्रकाश जी ने वरिष्ठ व्यक्ति, इन्होंने खुद ही कह दिया है, मैं सही बता रहा हूँ, एकदम सही कहा, 100% सही कहा कि दूसरी पार्टियों की सोच जहां खत्म हो जाती है, बीजेपी उसके आगे सोचना शुरू करती है। उनको मालूम है कि हमारे अपोजिशन की वीक लिंक्स क्या है, वो सारी वीक लिंक्स का जवाब रखे रहते हैं, और उनके पास इस बात का भी जवाब है। अभी देखिएगा, मुझे लगता है कि फौरी तौर पर जो बीजेपी की सरकारों में ओबीसी के मिनिस्टर्स हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और भी महत्वपूर्ण लोग हैं, इनको महीने 1.5 महीने के भीतर इनकी तरक्की देते जाए। जी विजय। प्रकाश जी, अब आपकी तरफ आऊंगा कि बिल्कुल हेमंत जी ने ब्रीफ किया, अब हम लोग इसको चर्चा को समेट रहे हैं कि आपकी लाइन को कि जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां से भाजपा की शुरुआत होती है। तो क्या लगता है कि आप कैसा देखते हैं 2024 में कट्टरता का फायदा मंडल कमंडल का जो पूरा दांवपेच बनने की ओर जा रहा है, किसको मिलता दिख रहा है? विजय जी, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, जहां बीजेपी बढ़त में है, वहां मंडल 2 का लाभ बीजेपी खुद ही उठाएगी किसी न किसी रूप में। लेकिन इसका व्यापक असर होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, इन राज्यों में बहुत असर होगा जहां जातिगत जनगणना बहुत मायने रखती है। बीजेपी ने अभी तक धर्म के नाम पर जो कुछ भी बोया है, उसका लाभ उन राज्यों में बीजेपी फायदा नहीं उठा पाएगी जहां उसकी सरकारें, राज्य सरकारें नहीं है या उसका प्रभाव कम है। लेकिन जहां बीजेपी का प्रभाव नहीं है, जहां लोग वास्तव में गरीब हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके लिए जातिगत जनगणना और जाति के आधार पर आरक्षण बहुत बड़ी बात है।
संपन्न राज्यों की बात करें, गुजरात की या मध्य प्रदेश के कुछ लोगों की, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत से ओबीसी नेता हैं जो सामान्य सीटों पर चुनाव लड़ते रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल है, उन्होंने कोई फायदा नहीं लिया। यहाँ बहुत से ऐसे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जो कभी ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं लेते नौकरियों में, क्योंकि ये बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान वर्ग है। ओबीसी बहुत बुद्धिमान लोग हैं और बड़े प्रतिभाशाली लोग इसमें हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वास्तव में पिछड़े हैं उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। पिछड़े राज्यों में इसका बहुत असर देखने को मिलेगा और इंडिया समूह के दल इसका लाभ उठाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। विजय जी, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आज का मुद्दा जो मंडल और कमंडल का बना, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जब यह मुद्दा उठा था 1990 के दशक में, उसके बाद से मुद्दा उठाने वाले वीपी सिंह की जनता दल का क्या हश्र है, कितने टुकड़ों में बटी, आज वो सब देखते हैं। सबने अपनी अपनी जातिगत गणना से उठा करके अपनी पार्टी बनाई और वो सत्ता में भी आए, और सत्ता में आते आते आज पिछले 9 सालों में 2014 से लेकर अब तक की यात्रा में मोदी जी ने कमंडल के साथ उनके मंडल वाले पूरे ट्विस्ट को ऐसा घुमाया कि वो सब आज अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। यह एक ऐसा दौर है जहां आप कह सकते हैं कि पहले मंडल के साथ सत्ता में बैठी हुई और अपने को बाद में कमंडल की राजनीति में ले जाने वाली भाजपा ने, जहां कांग्रेस के राजीव गांधी के मुद्दे को, राम मंदिर वाले मुद्दे को उठा लिया था, आज वहीं बीपी सिंह के मंडल वाले मुद्दे को उठाकर पूरी के पूरे भारत की राजनीति को, उसकी जाति को सिर्फ गरीबी के पैमाने में बांध रही है। यह मोदी का अपना चार्म है, तिलिस्म है, या विपक्ष की अपनी कमजोरी कि वह इस गरीबी वाली भाषा को अभी समझने में या इसकी तोड़ निकालने में पीछे हैं, या हो सकता है कि मोदी जी यानी भाजपा की अपनी धार्मिक कट्टरता वाली भावना और उसमें अब जातिगत चासनी, क्योंकि पहले तो मोदी जी ने धर्म की चासनी में जाति डुबोया था, और आज धर्म है और धर्म में जाति की चासनी डालने की कोशिश कर रहे हैं गरीबी के रूप में। 2024 में आपको इसका परिणाम वैसे ही दिखे जैसे हेमंत जी कह रहे हैं और जैसे प्रकाश जी कह रहे हैं। हेमंत जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि खराब सेहत के बावजूद भी आपने इतने अच्छे डिबेट का आपने हिस्सा लिया और आपने बड़ी दो टूक बातें कही। और प्रकाश जी, आपका भी शुक्रिया कि जिस तरीके से आपने एक स्टेडियम के सहारे नरेंद्र मोदी जी के नाम का फायदा और उसके पूरे तिलिस्म को बताया, यह शायद हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी बात हुई। जुड़े रहिए, देखते रहिए लाउड टीवी, क्योंकि सच को अब चिल्लाने की जरूरत है। नमस्कार। नमस्कार।